और राज्य के मध्य जो संबंध है, तो संघ और राज्य, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो संघ और राज्य के मध्य जो संबंध हैं, इन संबंधों को बताने के लिए आपका दो पार्ट यहाँ पे प्रमुख रूप से काम करता है। एक पार्ट काम करता है यहाँ पे पार्ट भाग 11 और दूसरा पार्ट काम करता है भाग जो है तो आपका 12। तो पार्ट 11 और 12 जो है तो संघ राज्य के मध्य तीन प्रमुख प्रकार के संबंधों के बारे में बातचीत करता है। मे भी पॉसिबल आपने सुना होगा, लेकिन मतलब फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो तीन संबंध है, विधायी संबंध है ना, विधायी संबंध, दूसरा जो है तो प्रशासनिक संबंध और तीसरे कहलाते हैं वित्तीय संबंध, है ना। तो तीन प्रकार के संबंध, तो यहाँ पर कह सकते हो कि तीन प्रकार के संबंध यहाँ पर बातचीत करता है। पहला है आपका विधायी संबंध, क्या है, विधायी संबंध। विधायी संबंध जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, विधायी संबंध के लिए बातचीत जो है तो ये भाग 11 के आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक जो है तो भाग 11 में विधायी संबंध के बारे में डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। दूसरे संबंध यहाँ पे कहलाते हैं आपके प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। ये भी भाग 11 के जो है तो आर्टिकल 256 से 263 तक में जो है तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। और तीसरा जो संबंध है ये कहलाता है आपका वित्तीय संबंध, ठीक है ना। तो वित्तीय संबंध, अब यहाँ पर वित्तीय संबंध के बारे में बातचीत करें तो ये भाग जो है आपका 12 में है, आर्टिकल 264 से 292 तक जो है तो आपका वित्तीय संबंध के बारे में बातचीत यहाँ पे करता है। 264 से लेकर के आपका 291 है? हाँ 290 देख लेता हूँ, 1 ही तक है कि हाँ 1 ही है। देखा जाए तो 2 जो है तो वो उधार 290 है, वही खत्म हो जाता है। 291 भी रिपील हो गया है, तो देखा जाए तो 290 ये है, पर ठीक है 291 रिपील हो गया है। तो एक है ना 292 चूंकि उधार के बारे में बातचीत करता है, यदि आप इसको तो 290 तक ही बोल सकते हो कि 291 रिपील हो गया है। वो उधार लेने के बारे में वो अलग कहानी है, उसको अभी इसमें मत 292 उसको मत करना। तो यहाँ पर वित्तीय संबंध, यहाँ पर तीन प्रकार के संबंध यहाँ पे बातचीत करता है। सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावना है यदि इन तीन प्रकार के संबंधों में, जिसको आपको पढ़ना मस्ट कंपलसरी है, वो है आपका विधायी संबंध है। इस पे सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है और यहाँ पर बच्चे परेशान भी होते हैं, हैरान भी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विधायी संबंध। विधायी संबंध, अब देखो ये जो संबंध है ये क्यों यहाँ पर बताए गए हैं। मैंने बार बार एक चीज आपको बताया है कि जो फ्रांसीसी लॉ स्कॉलर है मॉन्टेस्क्यू, उनका जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको भारतीय संविधान में शक्कर की तरह घोला गया, यानी हर जगह आपको सेपरेशन ऑफ पावर मिलेगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर का ही ये एग्जाम्पल है आपका तीन प्रकार का संबंध। ठीक है, अब यहाँ पर जब विधि बनाने की बातचीत होती है तो कॉमन सेंस से विधायी संबंध, विधायी संबंध केंद्र संघ है, कहाँ संघ विधि बनाएगी, कहाँ राज्य विधि बनाएगी, कौन सा विषय संघ के पास हो, कौन सा राज्य। तो विधायी संबंध का निर्धारण करने के लिए, अब इसको थोड़ा सा विधायी संबंध का निर्धारण करने के लिए, तो अब देखो यहाँ पर विधायी संबंध में विधि बनाना, तो यहाँ पर समझिएगा कि दो प्रकार से बंटवारा किया गया है विधि बनाने के लिए। तो पहला जो है तो यहाँ पर क्षेत्र के आधार पर, ठीक है ना, मतलब विधायी संबंधों को निर्धारित किया गया है क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, और दूसरा है विषय वस्तु के आधार पर। अब क्षेत्र के आधार पर यदि हम बातचीत करते हैं तो ये कोई उलझने लायक नहीं है, एक ही आर्टिकल है 245 जो क्षेत्र के आधार पर विधि बनाने के बारे में बातचीत करता है। क्षेत्र के आधार पर विधि बनाने के लिए केवल एक ही आर्टिकल बातचीत करता है। कौन सा आर्टिकल है? 245, ठीक है ना। तो 245 यदि बैरेट में देखोगे तो बहुत सिंपल सा लिखा है
कि संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधि, है ना। तो संसद और तो साफ साफ लिखा है भैया, संसद संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र, द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, संपूर्ण राज्य क्षेत्र, यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब क्या, जो हमने आर्टिकल 1 में पढ़ा है, आर्टिकल 1 में जो पढ़ा है कि भारत के तहत क्या आएंगे, वही जो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या कोई एक्वायर्ड जो है तो कोई भी क्षेत्र है वो सभी इसके तहत आता है। तो उसके लिए विधि बनाने की शक्ति है, और कोई राज्य विधानमंडल किसी राज्य के लिए विधि बना सकता है। क्लॉज 2 क्या कहता है कि देखो, क्लॉज उपधारा 1 का, उपधारा 1 आप सब आर्टिकल मैंने उपधारा बोल दिया, आपका जो आर्टिकल 245 क्लॉज 1 है, इसमें जो है तो सामान्य सिद्धांत बोलता है, सामान्य सिद्धांत, ठीक है ना। लेकिन इस सामान्य सिद्धांत का जो क्लॉज 2 है ये अपवाद बोलता है। ये कहता है कि भारत मतलब पार्लियामेंट भारत के बाहर भी विधि बना सकती है। भारत के बाहर पार्लियामेंट विधि कहाँ बनाएगी, तो मान लो कि भारत के बाहर कोई जीते गए राज्य है। अब देखो उसकी संभावना कम है क्योंकि हम शांति प्रिय देश हैं, जनरली हम अपनी जो क्षेत्र है उसी को नहीं जीतना है, तो दूसरों को तो छोड़ दीजिए, है ना। भाई हमारा पीओके चला गया, हमारा कितना सारा जो है तो कश्मीर के पास है, वो इधर वाला एरिया, फिर भी ठीक चलिए। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन अब कहाँ बाहर के लिए कहाँ पर, तो देखो विदेश में कहीं पर भी जो दूतावास वगैरह होते हैं, वहां के लिए भी दूतावास के अंदर जो विधियां बनती हैं वो भारत ही बनाती हैं। तो पार्लियामेंट दूतावासों के लिए भी विधि बना सकता है। तो एक तरह से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां पर भारत की विधियां भारत के बाहर लागू कर सकती है। कुल मिलाकर के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, किसी भी इस देश के बाहर कोई भी ऐसी विधि जो इस देश के बाहर लागू होनी हो, तो कौन बना सकता है, वो बना सकता है पार्लियामेंट। सिंपल सा चीज कहता है क्लॉज 2 में। पहला तो क्लियर है, दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी क्लॉज 2 में जो अपवाद में यहाँ पर जो राज्य क्षेत्रातीत विस्तार की बातचीत करता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक राज्य द्वारा बनाई गई विधि दूसरे राज्य पर लागू हो सके, है भाई जैसे मान लो मध्य प्रदेश कोई विधि बनाता है, भाई चलो पार्लियामेंट बाहर के लिए बना रहा है, अभी यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन पूछा जाता है कि क्या एक राज्य द्वारा बनाई गई विधि दूसरे राज्य को प्रभावित कर सके। इस बात को निर्धारण करने के लिए केस आया था, एक सिद्धांत काम करता है जिसको बोलते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ, क्या तो उसको नेक्सस बोलते हैं ना इंग्लिश में, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ, इंग्लिश में एकदम मिस कर रहा हूं, नेक्सस करके बोलते हैं, टेरिटोरियल नेक्सस, द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, टेरिटोरियल नेक्सस, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से इतना डिटेलिंग में जा करके यहाँ पर तो नहीं पूछेगा, पर लिख लो कभी पूछ ले। यहाँ पे तो ये बोला गया था कि भाई कोई भी यदि विधि ऐसी है जो दूसरे राज्यों पर भी किसी विषय वस्तु को प्रभावित करती है तो लागू की जा सकती है। इसको बोला गया है तो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, यानी हिंदी में बोला गया क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। ठीक है ना, तो राज्यों के लिए भी इसको लागू किया जा सकता है। पहली बार फेडरल कोर्ट जो आपका 1935 के भारत शासन नियम के द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट की जगह फेडरल कोर्ट बनी थी, उसने जजमेंट दिया था, छोड़ दो। लेकिन दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट का वो लिख लो, एक ही केस लिखो, मुंबई राज्य वर्सेस RMDC, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDC, है ना। तो क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत में यहाँ पे इसमें अपवाद में क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, इसमें केवल एक ही आप केस लिखो, मुंबई राज्य वर्सेस RMDC, कंफ्यूज मत होना, ये आपका केस है 1957 सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड। अब आते हैं दूसरा, विषय वस्तु के आधार पर। अब इस चीज को थोड़ा सा अच्छे समझेंगे, विषय वस्तु के आधार पर। तो विषय वस्तु के आधार पर चीजों को समझने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा अब यहाँ पे इधर समझा देता हूँ मैं आपको विषय वस्तु के आधार पर।
तो विषय वस्तु के आधार पर, अब सब्जेक्ट मैटर के आधार पर दोनों के लिए, यानी कि सब्जेक्ट मैटर का निर्धारण कर दिया गया, केंद्र के लिए भी, मतलब सॉरी संसद के लिए भी, विधानमंडल के लिए, ठीक है ना। तो विषय वस्तु के आधार पर बंटवारा किया गया, यहाँ पर संसद और राज्य विधान मंडल, ठीक है, संसद और राज्य विधान मंडल। अब इसको बढ़िया आराम से बना लेना, इसमें चार्ट बता देता हूँ, बढ़िया सब चीजें हो जाएगा। तो संसद में देखो, यहाँ पर संसद में कौन कौन सा है, तो विषय वस्तु के आधार पर संसद, तो विषय वस्तु के आधार पर संसद के लिए क्या क्या बोल दिया गया। तो सबसे पहले संसद के लिए, अब यहाँ पर समझना, पहला यहाँ पे लिख लेना संघ सूची, संघ सूची। अब संघ सूची में भी ऐसा दो पार्ट थोड़ा सा बना लेना, है ना, संघ सूची में दो पार्ट बना लेना। तो संघ सूची मतलब कि विधि बनाने की शक्ति, तो ये 246 क्लॉज 1 में इसके बारे में बातचीत करता है, विधि बनाने की शक्ति। और दूसरा कहता है न्यायालयों की स्थापना की शक्ति। तो संघ सूची के संबंध में विधि में न्यायालयों की स्थापना की शक्ति 247। तो संसद के पहले संघ सूची विधि बनाने की शक्ति 246 क्लॉज 1 और न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति, तो ये यहां पर बता दिया। अगला, फिर अगला है यहां पर, अगला यहां पर ध्यान रखना, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखो 246 का जो क्लॉज आपका हाँ 2 है ना, वही मैंने कहा देख लो एक बार, क्लॉज 2 है, और उसके बाद साथ में 254, इन दो के प्रोविजंस के तहत संसद को समवर्ती सूची के, तो दोनों प्रोविजन को अपन देख लेंगे, विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तीसरा है यहाँ पर जीएसटी, है ना। अब जीएसटी यहाँ पे ध्यान रखना, तो यहाँ पर तो यहाँ पे देखो जीएसटी के संबंध में दो प्रकार, तो जीएसटी के लिए ध्यान रखना, जीएसटी के लिए जो आर्टिकल है 246A है, 246A है। तो वहां पे आप देखोगे तो जीएसटी के लिए दोनों बना सकते हैं, पर संसद के पास अंतरराष्ट्रीय, ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय जो आपका व्यापार, तो जो इंटर स्टेट व्यापार हैं, अब इंटर स्टेट व्यापार में जो सब्जेक्ट मैटर ऐसे हैं जो केंद्र ही विधि बनाएगा तो वो बनाएगा, लेकिन जो आपका इंटरनेशनल जो ट्रेड एंड बिजनेस है उसके लिए जीएसटी कितना लगेगी, क्या लगेगी, इसके लिए कौन विधि बनाएगा, पार्लियामेंट ही विधि बनाएगा। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फिर आते हैं अगला, अवशिष्ट शक्ति, रेसिडुअरी पावर 248, अवशिष्ट शक्ति रेसिडुअरी पावर 248, अवशिष्ट शक्ति रेसिडुअरी पावर 248। अवशिष्ट शक्ति का मतलब ये होता है कि देखो 3 सूची बना दी गई, संघ सूची यूनियन लिस्ट बना दिया गया, संघ सूची उनमें 97 सब्जेक्ट दे दिए गए, राज्य सूची बना दिया गया, राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, और आपका कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट मैटर बता दिए गए। अब उसके बावजूद भी कोई नया सब्जेक्ट निकल के आता है तो उसके लिए वो सब्जेक्ट के लिए विधि बनाने किसकी शक्ति है, संसद की शक्ति है। तो अवशिष्ट शक्ति किसको दिया, पार्लियामेंट को अवशिष्ट शक्ति यहाँ पर दे दिया। इसके बाद आगे यहाँ पर आते हैं, तो आगे है अंतरराष्ट्रीय करार, ठीक है ना, के संबंध में जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की जो सभाएं होती हैं उनके तहत विधि बनाने की आर्टिकल है 253। तो अंतरराष्ट्रीय करार के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। तो विषय वस्तु, तो यहाँ पे देखो मैंने सब विषय वस्तु बता दिया कि जिसके आधार पर संसद की विधि बनाने की शक्ति है। पहला है संघ सूची, तो संघ सूची में जो विषय वस्तु बताए गए हैं उसमें विधि कौन बनाएगा, संसद।
तो विधि बनाने की अनन्य सत्ता, एक्सक्लूसिव पावर, मेकिंग लॉ, ठीक है ना। तो वहां पे संघ सूची 97, अब ये संघ सूची कहाँ है, 7 शेड्यूल मतलब 7वीं अनुसूची का जो लिस्ट नंबर 1 है। फिर 247 वहां पे देखो, बेहतर प्रशासन के लिए, भाई संघ सूची के विषयों पर के बेहतर प्रशासन के लिए, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडिशनल अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने की संसद की शक्ति जो है वो 247 कहता है। तो 247 में यदि आप देखो तो जो अतिरिक्त न्यायालय स्टेब्लिश हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं, ताकि संघ सूची के विषयों को बेहतर तरीके से लागू, उनका बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, है ना। तो ये यहाँ पे कहता है। समवर्ती सूची के संबंध में दोनों विधि बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट रजिस्ट्रेशन बना सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे आर्टिकल 254 हम पढ़ेंगे कि दोनों में यदि टकराव होता है तो फिर ऐसी कंडीशन में केंद्र की विधि जो है तो प्रिविलेज अधिभावी होती है और राज्य की विधि विरोध की मात्रा तक, ठीक है ना, क्या होती है, वाइड हो जाती है, शून्य हो जाती है। जीएसटी अभी 99 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था ना जी, 101 सॉरी, जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। तो ये जीएसटी के बारे में ध्यान रखना कि यहाँ पर बंटवारा किया गया है। अब वो ये बंटवारा आपको नेट में मिल जाएगा कि किसमें केंद्र जीएसटी लगाएगा, इसमें राज्य जीएसटी लगाएगा, तो वो अपने को मुद्दा नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में जीएसटी कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट। अवशिष्ट शक्तियां यानी जो कहीं नहीं बताई गई हैं सब जो है तो अवशिष्ट शक्तियां और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के आधार पे कोई विधि बनाना है तो पार्लियामेंट ही बनाएगी। तो देखा जाए तो संसद की इतनी सारी चीजें विधि बनाने की है, ठीक है ना। और यदि अब बचा क्या, अब यदि राज्य विधानमंडल की बातचीत करें तो तुमको बेचारा ही लगेगा। इसके लिए क्या बचा, अभी सिंपल सा है, इसके लिए राज्य सूची, इसके लिए क्या बचा, राज्य सूची। तो 246 क्लॉज 3 में कहता है, ठीक है ना। और इसके बाद आता है आपका समवर्ती सूची। चलो समवर्ती सूची में दिया गया 246 क्लॉज 2 और ये 254 और तीसरा जो है तो जीएसटी, ठीक है ना, जीएसटी। तो तीसरा यहाँ पर जीएसटी तो जीएसटी 246A। तो यहाँ पर भी बोल दिया गया कि जो राज्य मतलब वो बंटवारा वहां पे बकायदे बताया गया है, तो उसके संबंध में राज्य विधानमंडल यहाँ पर कह सकते हो कि उसको विधि बनाने की शक्ति यहाँ पे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आपको पूरा जो विषय वस्तु के आधार पर बंटवारा है वो मैंने एक मोटा मोटा आपके सामने रख दिया, है ना। इसमें बहुत डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है आपको, लगभग सब चीजें मैंने बता दिया, है ना। तो ये ध्यान रखना, तो संसद की शक्ति यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पर और नहीं बताई है, वो भी मैं यहाँ पे चाहो तो बेसिकली मुझे इसको यहाँ पे इसके साथ बताना था। आर्टिकल है 246 क्लॉज 4। 246 क्लॉज 4 क्या है, यूटी के लिए स्टेट लिस्ट से विधि बनाने की शक्ति। अब देखा जाए तो मैं इसको आगे आगे बताता कि राज्य सूची के विषयों पर इसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो यूटी के लिए, यानी कि क्लास 4 देखो, है ना। यूटी के लिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, यूटी के लिए यानी कि यूनियन टेरिटरी के लिए, वहां पर क्लास 4 देखो लिखा है, कोई भारत के अंदर कोई क्षेत्र जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। अब भारत के अंतर्गत आता है तो चलो संघ सूची से तो विधि बना सकता है, लेकिन किसी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है तो मान लो राज्य सूची के किसी विषय वस्तु को लेकर के उस क्षेत्र में विधि बनाना है तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, संसद के पास, है ना, संसद। तो ये चूंकि 246 क्लॉज हो यूटी के लिए नहीं, यूनियन टेरिटरी के लिए स्टेट लिस्ट राज्य सूची से विधि बनाने की किसकी शक्ति, संसद की शक्ति। समझ में आया, थोड़ा सिंपल सा है, आराम से सबको समझ में आ गया। ऑनलाइन वालों को ऐसा बना लेना इसको डायग्राम चार्ट, तो इसे याद रहेगा, दोबारा नहीं बोले कभी, है ना। तो संघ सूची मैंने बता दिया, समवर्ती सूची बता दिया, यूटी के लिए राज्य सूची से मतलब पार्लियामेंट ही विधि बनाएगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय करार जीएसटी उसके लिए पार्लियामेंट विधि बनाएगा, अवशिष्ट शक्ति पार्लियामेंट के पास, अंतर्राष्ट्रीय करार पार्लियामेंट के पास, राज्य सूची के पास। देखो बेचारा है वो पहले ही बेचारा कर दिया, ठीक है।
अब पहले ही बेचारा कर दिया, ऊपर से ये कहा कि कुछ सर्कमस्टांसेस में राज्य सूची के विषयों पर भी पार्लियामेंट विधि बना सकता है। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये सबने बना लिया, आगे बढ़े। चलो सर ये एस क्या लिखा हुआ है? हाँ वापस आए। यूटी के लिए आपकी आवाज नहीं आई। हाँ ये क्या लिखा हुआ है सर? यूटी के लिए के बाद यूटी के लिए क्या लिखा हुआ है? एसएल, एसएल मतलब स्टेट लिस्ट, एसएल स्टेट लिस्ट से विधि बनाने की शक्ति। ठीक है ना, विधि बनाने की शक्ति। चलिए अब आगे बढ़ते। तो ये आपका, इससे मत उलझना, इससे ज्यादा इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। अब एक चीज यहां पे और सुन लो, आपका अनुसूची जो 7 है, शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 में यहां पर 3 लिस्ट बनाई गई हैं। एक आपका संघ सूची, दूसरा जो है तो संवर्ती, दूसरा संवर्ती, दूसरा राज्य सूची उसमें, हाँ दूसरा राज्य सूची, और तीसरा जो है तो संवर्ती। ठीक है ना, आप वहां पे देखोगे तो ये संघ सूची में करीब 97 सब्जेक्ट है, इसमें 66 है और इसमें 47 है। तो ये तीनों सूची में जो है तो इतने सब्जेक्ट हैं। अब ये चीज बोल दिया गया कि भैया संघ, यानी संघ सूची में कौन विधि बनाएगा? संसद, राज्य सूची में राज्य सरकार, और संवर्ती में दोनों बना सकते हैं। और दोनों बनाएंगे तो फिर अभी 254 थोड़ा सा देखेंगे, चिंता मत करना। तो वहां पे संवर्ती देखिए, यही वही उसको बता देता हूं मैं। तो संघ सूची में, राज्य सूची में, यहाँ पर मान लो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर बता दिए गए। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि एक विधायिका, अब जैसे मान लो कि भाई यहाँ पर विधि बनाती है कौन? संसद, तो ये विधायिका है। और राज्य सूची विधि बनाती कौन? विधानमंडल, ये क्या है? विधायिका है, लेजिस्लेटिव है। एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन यदि ऐसा करते हैं तो इस बात का निर्धारण करने के लिए 2 डॉक्ट्रिन यहां पर यूज किए जाते हैं। बहुत रेयर केस में पूछेगा, लेकिन पूछ ले तो यहां पे ध्यान रखना। तो 2 डॉक्ट्रिन यहाँ पे है। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस, सार एवं तत्व का सिद्धांत। तो यहाँ पे बता दिया गया भैया कि अतिक्रमण नहीं करेंगे। अरे यार ये लाइट परेशान कर डालती। चलो, अतिक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन यदि में जो आपका विधायिका है, विधायिका यानी कि जो आपका संसद है, और जो राज्य विधान मंडल है, ये एक दूसरे के क्षेत्र में, मतलब संसद को विधि बनाना है तो कहां से? वो संघ सूची में बनाएगा। और राज्य विधान मंडल को विधि बनाना है तो वो आपका राज्य सूची में बनाएगा। एक दूसरे क्षेत्र में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन जब ऐसा करते हैं, ठीक है, तो इसका निर्धारण करने के लिए, और क्या वो इंटरफेरेंस, अतिक्रमण सही है गलत है, इस बात का निर्धारण करने के लिए, ठीक है ना, तो अतिक्रमण यहाँ पे वही है कि ऐसा लिख देना कि सिद्धांत है सार, पहले बता देता हूँ, उसमें लिख देना सार एवं तत्व का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस, सार एवं तत्व का सिद्धांत। प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना, केस का नाम है। इसको किस केस में? प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना, ठीक है ना, कि केस में, ये आपका जो केस है 1947 प्रिवी काउंसिल का केस है।
1947 प्रिवी काउंसिल का एक केस है, पहली बार इस सिद्धांत को डिफाइन किया गया था, सार एवं तत्व का सिद्धांत। इसमें बेसिकली यही कहा गया था कि यदि एक विधानमंडल यानी कि मतलब एक विधायिका, एक लेजिस्लेचर किसी दूसरे लेजिस्लेचर के किसी विषय वस्तु में, सब्जेक्ट मैटर में इंक्रेचमेंट करता है, अतिक्रमण करता है, तो उसका निर्धारण करना, अतिक्रमण का निर्धारण करना, और यदि वो जस्टिफाइड नहीं है तो उसको वाइड डिक्लेयर करना, ये सिद्धांत का काम है। लेकिन बाद में दोबारा ऐसा ना करो, आप अपने कह सकते हो, तो कई बार जब ये थोड़ा सा यहाँ पे टोकना चालू कर दिया तो दूसरा तरीका अपनाया, इनडायरेक्टली विधि बना रहे हैं। इनडायरेक्टली यानी कि मतलब क्लियरली डायरेक्टली तो नहीं बना रहे, लेकिन इनडायरेक्टली कोई विधि बनाते हैं, उसमें कुछ ऐसे मैटर को शामिल कर देते हैं, जैसे केंद्र सरकार कोई विधि बना रहा है तो डायरेक्ट वो सब्जेक्ट मैटर राज्य सूची से नहीं उठा रहा है, मेन सब्जेक्ट मैटर जो है तो आपका केंद्र सूची का ही है, लेकिन इनडायरेक्टली कोई राज्य सूची का मैटर वहां पे डाल दिया। वैसे देखा जाए तो ऐसा केंद्र सरकार ने नहीं किया था, ऐसा राज्य सरकार ने किया था। बिहार ने ऐसा किया था, बिहार ने सीलिंग एक्ट बना लिया था। देखो, लैंड एक्विजिशन करने का इस देश में भू अर्जन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास ही है, राज्य सरकार सीलिंग एक्ट वगैरह नहीं बना सकती, लेकिन बिहार ने ऐसा किया। तो फिर एक केस आया था कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य, ठीक है ना, दूसरा केस है कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य। कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य 1952 का केस है, कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य का 1952 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में ऐसा बिहार राज्य ने किया था कि एक इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसी कुछ विधि बना ली थी, कुछ प्रोविजन उसमें रख दिए थे जो के संघ सूची के सब्जेक्ट मैटर के जैसे थे। तो यहाँ पर इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन यहाँ पर बताया, छद्म विधायन का सिद्धांत। क्या बोला? छद्म विधायन का सिद्धांत, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ठीक है ना, कलरेबल, ठीक है ना, सही बोला ना, कलरेबल लेजिस्लेशन। छद्म विधायन, आभासी विधायन, हिंदी में कई नाम चलते हैं, छद्म विधायन, आभासी विधायन, ठीक है ना, तो कपटपूर्ण विधायन है, कई जगह इसको मैंने धूर्त विधायन भी पढ़ा है। धूर्त एक शब्द होता है, मतलब धूर्त, तो ठीक है ना, खासकर तुम यूपी इलाहाबाद की किताबें रेफरेंस लोगे तो वहाँ भारी भरकम शब्द यूज करते हैं, पर अब इतने वहाँ के शब्द यूज नहीं, क्योंकि वहाँ पे उर्दू का भी प्रभाव ज्यादा है, तो उर्दू वाले शब्द भी काफी भारी भरकम मिल जाते हैं। चलो, तो कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य का केस छद्म विधायन का सिद्धांत इसमें बोला गया। इसमें बोला क्या गया कि विच कैन नॉट बी डायरेक्ट आल्सो कैन नॉट बी इनडायरेक्ट, ठीक है ना, जो तुम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते वो तुम अप्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, विच कैन नॉट टू बी डायरेक्ट ऑल्सो कैन नॉट बी इनडायरेक्ट, तो जो तुम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते वो तुम अप्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते हो, ये इस केस में बोला गया। तो कुल मिलाकर के कभी ओटी बन जाए और पूछ ले कि भैया सूची, एक सूची से दूसरी सूची में अतिक्रमण होता है यदि, और अतिक्रमण पर जो है किसकी विधि ओवर प्रभावी रहेगी, इसके बारे में बातचीत कभी हो जाए तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना। तो संघ सूची और राज्य सूची के संबंध में ये दो डॉक्ट्रिन आपको याद रखना था। और अब आते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जिसके बारे में हमने आर्टिकल 246 क्लॉज 2 में देखा था कि समवर्ती सूची के बारे में क्या होता है कि यहाँ पर संसद भी विधि बना सकता है और राज्य विधान मंडल भी विधि बना सकता है भैया, ठीक है ना, दोनों विधि बना सकते हैं। तो अब यहां तक तो विधि बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई झगड़ा कहां पे है कि दोनों ने विधि बना दिया तो फिर यहां पर किसकी विधि अधिभावी होगी,
तो 254 यहाँ पे बातचीत करता है कि जब समवर्ती सूची के किसी विषय पर, ठीक है, दो बातें ध्यान रखना, 254 में दो बातें ध्यान रखना कि समवर्ती सूची पर दोनों विधि बना सकते हैं। तो 254 में पहली बात क्या करता है, फर्स्ट चीज कि यदि संसद द्वारा बनाई विधि, ठीक है ना, संसद द्वारा बनाई विधि क्या होगी, अधिभावी, एक शब्द यूज होता है, प्रिवेल वहां पे शब्द यूज करता है, हिंदी बोलते हैं अधिभावी होगी, ठीक है ना, संसद द्वारा बनाई विधि अधिभावी होगी और राज्य विधान मंडल की विधि जो है विरोध की मात्रा तक क्या होगी, शून्य होगी। यहां तक तो भाई ठीक है। तो संसद द्वारा बनाई विधि क्या होगी, अधिभावी होगी यदि दोनों विधि बनाते हैं तो, पहला पॉइंट ये कहता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि राज्य विधानमंडल की विधि बाद में बनी हो और संसद पर अधिभावी हो जाए, हो तब हो सकता है जब उसको राष्ट्रपति अपनी सहमति दे। समझ में आ गया, क्लियर कहानी। तो यहाँ पे इसका ये जो आपका क्लॉज 2 और ये काम का है। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है कि अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, तो इसको मैं इसको सिंपल से देता हूं, ऐसा लिख लेना, परंतु दूसरा, परंतु राज्य विधान मंडल की विधि आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित हो, परंतु राज्य विधानमंडल की विधि आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित हो तथा राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 201 के तहत सहमति दी गई हो तो राज्य विधान मंडल की विधि संसद की विधि पर अधिभावी होगी। बस ये जो काम की चीज है ये होगी, है ना, होगी ये यहाँ पे ध्यान रखना। अब बोलोगे साहब ये आर्टिकल तो यहाँ पे लिखे नहीं है, पर तुम पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। आरक्षित रखना, फिर राष्ट्रपति सहमत देना, तो ये आरक्षित रखना और राष्ट्रपति ये सहमत देना, ये जितना भी कहानी है ये सब कहाँ होता है, ये आर्टिकल 200 और 201 में ही होता है भाई साहब, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, क्लियर कहानी। तो ये आपका हो जाता है 254। बात समझ में आ गई, समझ में आ रही सभी को, दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को। तो ये आपका 254। अब आते हैं, है ना, हम सोच रहे थे कि इसको कंप्लीट कर देते और कंबाइनर भी आज कंप्लीट करना था, पता नहीं कहाँ। और फिर और राज्य के मध्य संबंध में हम चीजों को देख रहे थे। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगला पॉइंट, राज्य सूची के विषय वस्तु पर संसद की विधि बनाने की
सकती। ठीक है, राज्य सूची के विषय पर संसद की विधि बनाने की शक्ति। पावर ऑफ मेकिंग लॉ ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट बाय पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट। तो कह सकते हो कि संसद की विधि बनाने की जो शक्ति है राज्य सूची के विषय वस्तु पर, ये हम इसको यहाँ पर देखेंगे। तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर, पहला यहाँ पर लिख लो अस्थायी, और यहाँ पर लिखना स्थायी। तो अस्थायी में यहाँ पर दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250। ठीक है, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250, जहां पर राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की अस्थायी शक्ति बताई गई। अब आर्टिकल 249 में आप आओ, तो यहां पर कितनी बातें ध्यान में रखना है। 249, ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट्स है, तो आप ऐसे ध्यान रखो। अभी ऐसे नहीं, मैं ऐसे पॉइंट सीधा सीधा बताता हूँ। 249 में तो पहला चीज यहाँ पे क्या कहता है कि राज्यसभा, मतलब पहला यहाँ पे ध्यान रखना, पहला पॉइंट, राष्ट्रहित में राज्य सभा में प्रस्ताव 2/3 बहुमत 1 वर्ष, ठीक ना, एक बार में 1 वर्ष समयावधि। अब देखो, राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की जो संसद की शक्ति बताई गई है, पार्लियामेंट की जो पावर बताई गई, तो यहाँ पर अस्थायी पहले देखते हैं। तो 249 क्या कहता है कि पहला है राष्ट्रहित में, राष्ट्रीय हित में, यानी कि ऑन इन नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा में कोई प्रस्ताव, रेजोल्यूशन पेश किया जाता है कि साहब राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद को विधि बनाना चाहिए, और ऐसा प्रस्ताव 2/3 बहुमत से क्या हो जाए, पारित हो जाए, तो एक बार में 1 वर्ष की समय, ध्यान रखना, 1 वर्ष के अंदर अब उस राज्य सूची के विषय पर संसद क्या कर सकता है, विधि बना सकता है और लागू रहेगा। और यदि मान लो कि एक बार से ज्यादा उसको एक्सटेंड करना है, ठीक है ना, एक बार से ज्यादा एक्सटेंड करना है, तो हर वर्ष उसको बढ़ाते चले जाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा कि लास्ट में तो यहाँ पे लिख देना संकल्पना लागू नहीं तो 6 माह में विधि समाप्त। लेकिन राज्यसभा ने अपनी संकल्पना को एक्सटेंड नहीं किया है, रेजोल्यूशन को एक्सटेंड नहीं किया है, तो जिस साल 1 साल के लिए उसको नहीं बढ़ाया, सरल शब्दों में समझो, तो 6 महीने के अंदर वो विधि अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये अस्थायी शक्ति है, फिर से समझ लेना। राष्ट्र हित में राज्यसभा में एक प्रस्ताव, संकल्पना पेश किया जाता है, 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, और जैसे ही पास हो जाता है 2/3 बहुमत से राज्यसभा के द्वारा, काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा, तो 1 वर्ष के अंदर राज्य सूची के विषय पर संसद विधि बना सकती है और उसको लागू कर सकती है। अब मान लो 1 वर्ष से ज्यादा विधि को लागू करना है, फिर समय समाप्त होने के पहले संकल्पना लाओ, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा लो, 1 साल बढ़ा करके तुमको जितने साल करना हो कर लो, हर बार राज्यसभा में सब प्रस्ताव लाना पड़ेगा। लेकिन मान लो जिस साल राज्यसभा ने उसको नहीं बढ़ाया है,
तो 6 महीने के बाद स्वतः ही एज इट इज वो विधि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना, निश्चित हो जाएगी, रिपील हो जाएगी। ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये कहता है आर्टिकल 249। समझ में आया। अब अगला आर्टिकल है 250। 250 को प्लस करके लिख देना आर्टिकल 250 सॉरी 253 333 वही मैंने कहा ना 353। अब सही है ना, हाँ अब सही 353, मुझे 2 बार याद है 353। 353 अभी लिख देना, 353 पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो फिर उधर पढ़ाएंगे, अभी आपात में भी नहीं। ये ध्यान रखना कि ये क्या कहता है कि जब आपात लागू हो, आपात लागू है, आप 250 से कहता है जब आपात घोषणा आपात लागू हो, यानी कि इमरजेंसी डिक्लेयर की गई हो, तो राज्य सूची के विषय पर पार्लियामेंट विधि बना सकता है ना। ये पार्लियामेंट विषय पर संसदीय शक्ति बता रहा हूं मैं। आपात लागू विधि लागू, लेकिन यदि अगली चीज यहाँ पे आपात वापस हो 6 माह में विधि क्या हो जाएगी, समाप्त। बस ऐसा लिख देना, आपात वापस तो 6 माह में विधि समाप्त हो जाएगी। समझ में आया। इसीलिए मैंने इसको बोला है कि राज्य सूची को विधि बनाने की संसद की अस्थायी शक्ति, कैसी शक्ति, अस्थायी यानी कि टेम्परेरी पावर। तो 249 जब राष्ट्रीय हित में राज्यसभा में कोई संकल्पना पारित हो गई है 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत देखो वहां पे साफ साफ लिखा है, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बार में 1 वर्ष के लिए यहाँ पर वो विधि लागू रहेगी, और संकल्पना लागू नहीं है तो विधि कम और बदला तुम्हारा, अच्छा तो विधि समा, अच्छा उधर बदला होगा, ये यहाँ पे ध्यान है। आपात लागू है तो राष्ट्रपति विधि बनाना, और आपात लागू तो विधि लागू, आपात वापस तो 6 महीने विधि समाप्त। ये होता है तुम्हारा स्थायी प्रावधान। अब आते हैं, सॉरी अस्थायी प्रावधान, अब आते हैं स्थायी, ठीक है ना। स्थायी में एक आर्टिकल काम करता है 250। अच्छा इसका प्रभाव भी देख लेते हैं, सॉरी इसका, ये इसका 249 250 में इन दोनों धाराओं में जब कोई विधि, अब इन दोनों धाराओं में जब संसद ने विधि बनाई है तो 251 में प्रभाव बताएगा, ठीक है ना। प्रभाव, तो प्रभाव क्या कहता है कि ऐसा समझना कि राज्य सूची के विषय में संसद द्वारा बनाई विधि क्या होगी, अधिभावी होगी। भाई सिंपल सी बात है, राज्य सूची का विषय है तो राज्य सरकार ने उस पर विधि बनाई होगी, लेकिन जब 249 और 250 में, 249 में जब बोला गया है कि राष्ट्रीय हित में जरूरी है, और 250 में जब आपात लगा है वहां पर उस सब्जेक्ट मैटर पर जो है तो संसद ने विधि बनाई है, तो राज्य विधानमंडल द्वारा बनी विधि क्या हो जाएगी, मतलब उस पर अधिभावी हो जाएगी। और राज्य विधान मंडल की विधि विरोध की मात्रा तक अप्रवर्तनशील होगी। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे, इनऑपरेटिव, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर विरोध की मात्रा तक क्या होगी, अप्रवर्तनशील होगी। अब देखो समझना, शून्य नहीं होगी। शून्य क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 249 250 में विधि कैसी बनी है, अस्थायी टेम्परेरी, कभी तो वापस वो विधि लागू होगी ना। तो जब तक केंद्र की विधि लागू है तो राज्य की विधि अपरिवर्तनशील हो जाएगी, इनऑपरेटिव हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो केंद्र की विधि हटी, राज्य की विधि वापस लागू हो जाएगी, शून्य नहीं होगी। अपन ने जब संवर्ती सूची में पढ़ा वहां शून्य हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर शून्य नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी, इनऑपरेटिव होगी।
ये 250 251 इतना ही कहता है बस। 251 में पढ़ लोगे, इतना ही कहता है, इससे ज्यादा 251 में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब तक संसद की विधि प्रभावी होगी तब तक राज्य विधानमंडल की विधि क्या हो जाएगी, अपरिवर्तनशील हो जाएगी। क्लियर कहानी। ये आपका हमने ये आपका स्थायी उपबंध स्थायी उपबंध बता दिया। अब आते हैं स्थायी। और 252 बहुत ही सिंपल सा है। दो या अधिक राज्य द्वारा संकल्पना पारित। दो या अधिक राज्यों ने आपस अपने अपने विधानमंडल में, मतलब दो अधिक, उन्होंने अपने अपने विधानमंडल में क्या कर दिया, संकल्पना रेजोल्यूशन पास कर दिया। क्या रेजोल्यूशन पास कर दिया, ठीक है, संकल्पना पारित तथा आपसी सहमति से संसद को विधि बनाने को कहना। ठीक है, तो इन्होंने आपस में संकल्पना रेजोल्यूशन पारित कर दिया और आपसी सहमत से बोला कि प्रभु हमारे बस की बात नहीं है, आप एक काम करो, हमारे लिए आप ही विधि बना लो। अब सिंपल सी बात है कि दो राज्यों ने आपस में ये संकल्पना पारित करके आपसी सहमति से किसी भी राज्य सूची के विषय वस्तु पर क्या बोला कि संसद विधि बनाएगी। तो ऐसी विधि, ध्यान रखना कि ऐसी विधि अब स्थायी तौर पर, यहाँ पे कोई देखो नहीं लिखा हुआ है कितने समय तक, तो यानी जब तक वो विधि को उस विधानमंडल द्वारा हटाया नहीं गया है, या सॉरी अपनी संसद ने बनाया, संसद बदला नहीं गया है, तब तक जो है तो वो विधि यहाँ पर आपकी लागू रहेगी। 252 इतना ही बातचीत करता है, बस पढ़ते रहो, उसकी एक एक लाइन को मतलब नहीं है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो जब दो या अधिक राज्यों ने आपसी सहमत से, वो आपसी सहमत कैसी होती है, राज्य के विधानमंडल में, स्टेट लेजिस्लेचर में जो है तो संकल्पना पारित होती है, और संकल्पना पारित करने के बाद संसद को बोल दिया जाता है कि आप विधि बनाइए हमारे इस राज्य सूची के सब्जेक्ट मैटर पर। अब ये जो राज्य सूची के विषय वस्तु पर विधि बनी है, इसकी स्थायी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये अब परमानेंटली जो है लागू होती है, ये ब्रेक नहीं होती जब तक उसको हटा नहीं दिया जाता। ये है 252 252। ठीक है, सॉरी संसद, हाँ हाँ, बाद में यदि उसको निरसित करना है किसी वजह से तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। पर क्योंकि अब पार्लियामेंट ने बनाया तो राज्य सरकार नहीं हटा सकती है। फिर राज्य सरकार को यदि उसी विषय पर दूसरा विधि बनाना है तो सिंपल सी बात है, फिर वो राष्ट्रपति वाला क्लॉज काम करेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसी विषय पर तुमको पहले से विधि बनी है, वो भी किसने बनाया, पार्लियामेंट ने, और राज्य सरकार को लगता है कि हमें दूसरी विधि बनानी चाहिए उसी विषय पर, तो फिर राष्ट्रपति की सहमत से बनी, कि पहले ही उस विषय पर संसद द्वारा बनाएगी विधि। ठीक है ना। अब ठीक है, आपको समझने के लिए मान लो कि दो राज्यों में भाजपा की सरकार है, आपकी सहमत से बनवा लिया, ये भाजपा सरकार, राज्य में भाजपा सरकार है, आगे चल के दूसरी सरकारें आती हैं, तो अभी इतने टेक्निकल मुद्दों में नहीं समझते हैं, अभी सिंपल जो लिखा हुआ मेरिट वो समझते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। राजस्थान की लड़ाई झगड़ा बंद हुआ कि नहीं, अभी चल रहा है। चल, कौन बन रहा है इस समय, किसको बना रहे हो अभी तो? अशोक गहलोत तो लग ही रहे थे कि भैया बन जाएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन अब उनका जो है तो नैया रवाडोल लग रही है। और देखो कि वो दिग्विजय सिंह को तो मनाएंगे नहीं, दिग्विजय सिंह को नहीं बनाना चाहिए, बाकी अब यार दिग्विजय सिंह घर नहीं संभाल रहा है, पार्टी संभालेंगे भाई साहब, उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। भाई साहब ने बोला ना कि ये अभी स्टेटमेंट था दिग्विजय सिंह के भाई का है, तो अभी दिग्विजय सिंह ने क्या बोला। और फिर उसके बाद ठीक है, साउथ के, अब जैसे शशि थरूर, तो शशि थरूर को बना दोगे तो इससे कांग्रेस की जो महिला नेत्रियां हैं बहुत अच्छी इमेज है भैया उनकी महिलाओं के बीच में, जेंटलमैन आदमी है, और ये अच्छी बात सीखना चाहिए, हंसने वाली बात नहीं है, जेंटलमैन आदमी है भाई वो है। जेंटलमैन होना आज के जमाने में बड़ी मुश्किल बात होती है।
सही है ना। चलिए, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद 253 मैंने बता ही दिया, उसमें कुछ नहीं है, इंटरनेशनल करार जो अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशन होते हैं, तो वहां पर संपूर्ण भारत द होल ऑफ इंडिया विधि जो है तो वह बनाता है पार्लियामेंट, ठीक है ना, संपूर्ण भारत के लिए। कई एग्जाम्पल है, जैसे आपके सिलेबस में तो ह्यूमन राइट हट गया है, ह्यूमन राइट पहले था, आर्म्स एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, तो ये जितने भी एक्ट हैं, है ना, आपके जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के आधार पर यहाँ पे बने। तो कुल मिलाकर के ये आपका जो विधायी संबंध है वो यहाँ पे कंप्लीट मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि विधायी संबंध में आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई।